वंस अगेन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था और आज सी के टॉपिक आगे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस और उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस का वर्ड तो आपने कई दफ़ा सुना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। जब आप कहीं से कहीं आपको जाना होता है, सपोज आपको इस्लामाबाद लाहौर कहीं जाना है कराची से, तो आप कहते हैं कि यहाँ कराची से लाहौर तक का इतना डिस्टेंस है, इतना फासला है। सो ये वर्ड नॉर्मली आपने यूज़ भी किया होगा और सुना भी होगा। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली डिस्टेंस होता क्या और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। सो डिस्टेंस कहते हैं बेटा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है उसको। लेट्स सपोज यहाँ पर दो पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ए से लेकर बी तक जो भी फासला हम तय करेंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना शामिल हो। ठीक, अगर मैं ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक आना है, मैं घूमती फिरती हुई आ रही हूँ, ठीक, टहलती हुई मैं एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आई, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। सिमिलरली अब मैं अगर दोबारा से कहूँ तो मैं ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आई घूमती फिरती हुई टहलती हुई, तो वो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी फासला हमारा है विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को ही कहते हैं, फासले को कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। अगर मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास टाइम कम है और मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पाथ में आऊंगी, ऐसे करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पाथ में आऊंगी, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। सो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उससे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बिटवीन जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अगर आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें बेटा कि देखिए यहाँ पर एक कार है और दो घर बने हुए हैं। अब एक को आप इसको आप स्कूल कंसिडर करें, एक बिल्डिंग है जो कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग जो है वो आपके घर की बिल्डिंग है, ठीक है। सो आपको अपने घर से स्कूल से घर जाना है, तो घर स्कूल से घर जाने के लिए आप क्या करेंगे, जो बीच में रोड है स्ट्रेट रोड, बिल्कुल उसमें उसको यूज करेंगे ताकि आप जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। सो घर स्कूल से घर जाने के लिए ए पार्ट से बी पार्ट तक आपको जाना है, तो आप स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाएं। तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब अगर आपको पता हो कि आज आपने कोई शरारत की है स्कूल में और आपके घर में कॉल कर दी, ठीक है, स्कूल से घर में कॉल करी है और आपकी कंप्लेन आपके घर में की है। सो अब आपको पता है कि आपकी कंप्लेन घर में की गई है, तो अब क्या आप करेंगे, छुट्टी में आपकी कोशिश ये होगी कि आप देर से जितना हो सके लेट घर पहुंचे। तो ऐसे करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, तो जितना हो सके अब हम घर लेट पहुंचे ताकि हमें डांट ना पड़े या डांट कम पड़े। सो अब क्या करेंगे, अब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्या करेंगे, घूमते फिरते हुए हम जाएंगे। सो घूमते फिरते हुए अगर आप जाओगे और फिर अपने बी पॉइंट तक पहुंचोगे तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, अब देखें दोनों हमने डिस्टेंस जो कवर किए, दोनों जगह पे हमने फासला तय किया और दोनों जगह क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम पहुंचे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, डायरेक्शन का डिफरेंस था। पहली दफा हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में गए और स्ट्रेट लाइन में गए तो हमने क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को या स्ट्रेट लाइन वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जब सेकंड टाइम हमने क्या किया, घूमते फिरते हुए गए, तो विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में नहीं गए, बस हमने था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और थोड़ा लेट पहुंचना है, तो हम घूमते फिरते हुए गए। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट घूमते फिरते हुए विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन जब आप सफर करते हैं, ठीक है, तो रास्ता तय करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसको एक और तरीके से भी समझना चाहें, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को आपके तरीके से अगर मैं समझाऊं, ये आपकी क्लास है, ठीक है, क्लासरूम है आपकी, और ये आपका ये पानी का पॉइंट है, यहाँ पर पानी होता है। अब आपका कोई मुश्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपकी कोशिश होगी कि मैं क्लास से बाहर जाऊँ और काफ़ी लेट आऊँ ताकि मैं टेस्ट थोड़ा लेट आऊँ तो टेस्ट सही से दे ना पाऊँ। ठीक, सो टेस्ट से बचने के लिए कुछ स्टूडेंट जो कि अभी हंस भी रहे होंगे, जिनको पता चल गया होगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, सो अपनी वो क्या करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे कि पानी पीने जाओ। उनको खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली उनको परमिशन भी मिल गई पानी पीने की, तो आप वो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट आप चले जाओ। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, घूमते फिरते पूरे स्कूल में घूमेंगे फिरेंगे, फिर यहाँ से पानी पियेंगे, फिर उसके बाद घूमते फिरते हुए पूरे स्कूल में फिर जाकर वो अपनी क्लास में आएंगे। सो ये जो इतना लंबा चौड़ा फासला, जो इतना लंबा चौड़ा आपने तय किया, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, सो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्टली जाते और डायरेक्टली वापस आ जाते, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता। आई होप अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो बेटा डिस्टेंस की आप डेफिनेशन लिख दीजिए।
द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? 2 पॉइंट के बिटवीन जो भी हम फासला तय करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस। द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फिर इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे आए तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम जितना जल्दी पहुंच सकते हैं, कम से कम रास्ता पहुंच सकता है, वो हमने जो लिया वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। और इसकी एक और भी डेफिनेशन लिख दीजिए। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस कवर किया जाए वो भी क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब इसके बेटा सिंबल की तरफ आते हैं। तो डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली दोनों चीजें देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है? डायरेक्शन का फर्क है। सो डिस्प्लेसमेंट का बेटा सिंबल भी ऐसे ही होगा, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी ऐसे ही होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं एसआई यूनिट के ऊपर। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, और जिसे हम एम से शो करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी बेटा मीटर ही होगा, ठीक? अब इनका हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या था? वो फासला जो कि हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो भी फासला है वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था? कि ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो हम फासला तय कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि इन दोनों के सिंबल सेम है, यूनिट एसआई यूनिट भी दोनों का सेम है, दोनों में मीटर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो बेटा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? सो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्केलर है क्या और फिर वेक्टर है क्या, ठीक है? सो स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? जिसमें कोई मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे कि टाइम है, ठीक है? इसी तरह से लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मास, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन है। स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg। अब स्केलर में क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्वांटिटी को कहते हैं। अब क्वांटिटी क्या होती है? देखिए यहाँ पर जो 40 है ना, ये क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड है 40। तो मैग्नीट्यूड में हमें पता चला कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्वांटिटी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है? सो 40 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। और स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है? जिसमें डायरेक्शन ना हो। अब अगर हम बात करें वेक्टर की, तो फिर वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है? तो वेक्टर की अगर हम एग्जांपल की तरफ आए कि वेक्टर की एग्जांपल फिर क्या होगी वेक्टर को समझने के लिए, तो देखिए बेटा वेक्टर की एग्जांपल में आ जाएगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? सो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब वेक्टर को समझने के लिए फोर्स है, ठीक है? तो अगर हम फोर्स को ले बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमारे पास है 5 न्यूटन फोर्स जिस पर अप्लाई हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? 5। अब अगर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रही होगी ना। देखिए या तो वो फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रही होगी इस डायरेक्शन में, या तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, या तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, या फिर इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी। सो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स सपोज अगर ये बोर्ड है, ठीक है? सो मुझे अगर इस बोर्ड को हटाना है, सपोज मैं इस बोर्ड को खींच कर यहाँ से नीचे अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी? इस पर फोर्स अप्लाई करूँगी। तो जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगी तो बेटा जितनी भी मैं फोर्स अप्लाई करूँगी वो मेरा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। उसके अलावा जब मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किसी एक डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको अपनी तरफ खींच रही हूँ। सो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं।
सो इसका मतलब कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आया और डायरेक्शन भी हमारे पास आया। सो फोर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर आप ड्रिल मशीन की एग्जांपल लें, ठीक है, सर ड्रिल मशीन को अगर आप ड्रिल मशीन से दीवार पर होल आपको करना है तो आप क्या करेंगे, उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे। ऐसे ही है कि फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं। सो इसी तरह वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम हो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। अब आप स्केलर की पहले डेफिनेशन लिख लें, the quantity which describe completely by their magnitude only, the quantity which describe completely by their magnitude only, वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा हो। और वेक्टर में आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द क्वांटिटी which describe completely by their magnitude and direction are called vector quantity. The quantity which describe completely by their magnitude and direction are called vector quantity. सो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता चल गया होगा कि स्केलर में क्या है, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटी को कहते हैं, यानी कि 40 kg है तो ये 40 क्या हो जाएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, डायरेक्शन क्या है, किसी खास तरफ कोई फोर्स अप्लाई हो रही है या कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो जब दोनों चीजें हमारे पास हो तो वो वेक्टर है। जहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम हो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी स्केलर और वेक्टर की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो पता होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आप ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी घूमते फिरते हुए डायरेक्शन में आने, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हमारे पास है, स्केलर। अब इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और आपने ये देखा होगा कि वेक्टर को मैंने यहाँ पर अब एरो हेड डाला है यहाँ पर एस के ऊपर, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है कि वेक्टर के ऊपर एरो हेड डाला जाता है। सो ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट तो सेम है बट यहाँ मैंने एस डाला, सो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर की किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। सो अगर आप यहाँ देख लें बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर अगर हम आए, सो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करने के लिए वेक्टर को हमें क्या करना होता है, वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स। हम क्या करते हैं, बोल्ड लेटर्स यूज करते हैं। अब फोर्स हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे फोर्स को लिखना होगा तो मैं या तो इसको बोल्ड करके लिखूंगी, ठीक है, इसलिए मैं बोल्ड करके जो लिख रही हूँ इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और बार, या फिर हम इस पर क्या करते हैं, बार डालते हैं। बार से भी हम रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की, कि अगर मैं इसके ऊपर बार डाल दूं तो ये क्या शो कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और एरो ओवर हियर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, और इसके अलावा क्या करते हैं, एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एरो डाल दूं तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अब मुझे यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो मैंने यहाँ डाला है या तो बोल्ड आप कर लें या बार डाल दें या फिर एरो डाल दें, सो ये क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम अगर इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड डला हुआ है, या फिर ये बोल्ड है, या फिर बार इस पर लगा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर किस तरह से होती है, देखिए बेटा, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ग्राफिकली क्या होता है कि वेक्टर को हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन है विद एन एरो हेड, और उस पर क्या होता है, एरो हमने डाल दिया, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सो ग्राफिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक लाइन थी जिस पर हमने एरो डाला। अब देखिए एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इसके अलावा ए से लेकर बी तक जो लेंथ है ये क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। सो वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होती है। सो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो जो ए से
बी तक की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और इसके अलावा ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए। ठीक, तो इसी तरह से अगर हमें लेंथ को कम करना है, लेंथ को ज्यादा करना है, तो हम उसको भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, और इन दो ए से बी की जो दरमियान की लेंथ है वो क्या कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। सो ये हमारे पास अगेन ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। चाहे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप इसको कम कर सकते हैं। अब देखें, लेंथ ऑफ ए बी शोज मैग्नीट्यूड, ए से बी तक की जो दरमियान की लेंथ है वो क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। एरो एट द पॉइंट बी शोज डायरेक्शन, और उसके अलावा पॉइंट बी पर जो एरो बना हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।